हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे IREDA और IRFC दोनों स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है दोनों सरकारी कंपनियों के शेयर लगातार बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों कंपेयर करेंगे दोनों कंपनीज को। डेफिनेटली देखिए, बिजनेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, सेक्टर जरूर अलग है, लेकिन दोस्तों समझेंगे इन दोनों कंपनीज को एंड डेफिनेटली समझेंगे कि किस में ज़्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, कौन ज़्यादा पहले 150 का लेवल टच कर सकता है। तो बिल्कुल वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि इसमें हम कंपनी को फंडामेंटली, कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड डेफिनेटली टेक्निकली भी हम समझेंगे कंपनीज को। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों IRFC से। IRFC ने वैसे फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 94.95 पे क्लोजिंग दी, लेकिन बड़ी बात यही थी कि 100 रुपये 80 पैसे का हाई हमने बनता हुआ देखा। ज़रूर वहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, और जैसे ही वहाँ पे लगाया स्टॉक ने हाई, आपको स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। फिर हम कह सकते हैं ऊपरी लेवल से स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमने देखी, बट उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं स्टॉक दोस्तों अब अपने 52 के हाईस पे ट्रेड कर रहा है, जो है ऑलमोस्ट 100 रुपये 80 पैसों का। एंड डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है लास्ट एक महीने के अंदर, 23-24% का। दोस्तों IRFC को सबसे पहले हम फंडामेंटली समझते हैं। तो आप देखिए दोस्तों कंपनी के सबसे पहले नंबर्स को। दोस्तों कंपनी के नंबर्स किस तरीके के हैं? 13,421 करोड़ दोस्तों कंपनी की सेल थी बेसिकली 2020 के अंदर। अब सेल आप जो भी मान लीजिए, वो बेसिकली जो कंपनी यहाँ पर फिनेंसिंग करती है उस हिसाब से। तो 13,421 करोड़ की थी, उसके अगले साल 15,770 करोड़, फिर 20,299 करोड़, देन 23,892 करोड़। यानी आप अगर लगातार देखेंगे जो कंपनी यहाँ पर इनका जो सेल का आंकड़ा है ओवरऑल, वो किस तेज़ी से आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। लगातार दोस्तों ग्रो किया है हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि दोस्तों लगातार जो यहाँ पे कंपनी की सेल्स है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ग्रोथ। और अभी अगर आप TTM बेसिस पे देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 25,900 करोड़ के पास पहुँच चुका है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी 99% से नीचे गई नहीं। तो ये अपने आप में, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी तो टैक्स लगता नहीं है इनका ओवरऑल, तो टैक्स लगता नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी की एज सच कोई दिक्कत नहीं है मार्जिन पे। इसलिए कंपनी के मार्जिन जो है वो आपको ऑलमोस्ट 100% देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो दोस्तों जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आप नोटिस कर सकते हैं, 2020 में था ऑलमोस्ट 3192 करोड़, देन 4416 करोड़, देन 6090 करोड़, फिर 6337 करोड़। 6,337 करोड़ के मुनाफे में दोस्तों कंपनी बैठी हुई है 2023 के हिसाब से। इतना दोस्तों कंपनी का मुनाफा है। तो लगातार अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के बढ़िया ही देखने को मिले, कोई एज सच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कि जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी दोस्तों 31% का है, क्योंकि सरकारी कंपनी है और बिल्कुल कैश रिच कंपनी है, तो डिविडेंड काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी देती है। तो फंडामेंटली आपने समझ लिया कि कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कंपनी बहुत दमदार है। फंडामेंटली साफ साफ हमको नजर आ जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने समझा कि कंपनी किस तरीके से फिनेंशियली है, राइट। लेकिन समझते हैं कि दोस्तों ये जो सेक्टर पूरा है वो कितनी ग्रोथ दिखा सकता है। ग्रोथ मतलब कैसा कि दोस्तों इनका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, देखिए रेलवे सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है फिनेंसिंग करने का, राइट। कंपनी फिनेंस करती है जो भी रेलवे कंपनीज, जो भी रेलवे का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर उनको कोई पैसों की ज़रूरत है तो IRFC दोस्तों फिनेंसिंग करती है। और ओवरऑल हम यही कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लेयर इधर कंपनी आपको जो है वो IRFC देखने को मिलती है। एंड अच्छी बात क्या है दोस्तों, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब कंपनी को टैक्स कितना देना पड़ता है? ओनली 0। मतलब कुछ भी टैक्स कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो फ्यूचर ओवरव्यू कैसे समझ सकते हैं? वो है दोस्तों बजट किस तरीके से यहाँ पे अभी प्लेस हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों तो रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो रैली आपको देखने को मिली है वो देखने को मिली है ड्यू टू 2.40 लाख करोड़ कैपिटल आउटले फॉर इंडियन रेलवेज इन दिस ईयर्स यूनियन बजट। सरकार ने दोस्तों 2.40 लाख यानी 2 करोड़ 40 लाख के आसपास का, सॉरी 2.40 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों कंपनी ने, सरकार ने मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट इनके लिए बजट रखा है। और ये दोस्तों जो बजट है वो 2013-14 के हिसाब से ऑलमोस्ट 9 गुना है। जी हाँ, 9 टाइम्स है ये। मतलब 2013-14 में कितना कम था, इसे 9 गुना कम था, और अब 9 गुना बढ़ता हुआ नजर आया 2013-14 से। यानी 10 साल के अंदर ओवरऑल, 10 भी नहीं कहूँगा मैं, 9 सालों के अंदर ही दोस्तों जो बजट है वो 9 गुना से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो मतलब सरकार की दोस्तों जो स्पेंडिंग है इस पूरे सेक्टर के ऊपर वो लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात क्या है? ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है पैसेंजर सेगमेंट में। जो यहाँ पर रेलवे सेगमेंट है वहाँ पर लगातार ग्रोथ हमने नोटिस करी, जो अर्बनाइजेशन देखने को मिला है, राइजिंग इनकम देखने को मिला है। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों जो हम कह सकते हैं कि पैसेंजर सेगमेंट है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, और ये प्रोजेक्टेड है कि ऑलमोस्ट दोस्तों ये 40% हो सकता है टोटल ग्लोबल शेयर ऑफ रेलवे एक्टिविटी बाय 2050।
इसीलिए दोस्तों जो एफडीआईज़ हैं वो भी यहाँ पर अपना नज़र लगाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों एफडीआईज़ ने ऑलमोस्ट रेलवे रिलेटेड कंपोनेंट्स में यूएस 1.23 बिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों निवेश भी किया है। यानी आपको पता है कि देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज उनको पता है कि ये जो पूरा सेक्टर है वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा दोस्तों। इतना इन्वेस्टमेंट आने की पूरी पूरी क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुमान है। देखिए बाजार चलता किस पे है, एंटिसिपेशन पे। बाजार थोड़ा बहुत अजम्पशन पे चलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी बात क्या है, बजट 2024 का इफेक्ट भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो मान के चल रहे हैं कि जो यूनियन बजट 2024 आएगा तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ऑलमोस्ट दोस्तों प्री बजट जो कंसल्टेशंस कर रही है उसके अंदर डेफिनेटली रेलवे को लेकर काफ़ी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर माना ये जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपको लगातार चलते बनते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सरकार वंदे भारत ट्रेन चला रही है, लगातार देखिए सरकार जिस तरीके से ट्रेन्स को फिर से सही करती हुई नजर आ रही है। जो ओल्ड ट्रेन्स थी उनको चेंज कर रही है, वंदे भारत टाइप की ट्रेन्स और बढ़ रही है। तो देखिए रेलवे के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे दोस्तों रेलवेज जो है वो वापस से रीबिल्ड हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का खर्चा हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली फाइनेंसिंग कौन करेगा, आईआरएफसी। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आईआरएफसी इसलिए वेल प्लेस्ड नजर आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद, कंपनी के आउटलुक के बाद, अब दोस्तों एक बार स्टॉक को टेक्निकली समझते हैं। स्टूडेंट स्टॉक में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो अभी तेजी हमको देखने को मिली थी वो स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, क्योंकि जो पिछला लेवल था जहां से स्टॉक घूमा था वो डेफिनेटली 95 के आसपास का था, और वहां से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल गई थी। एंड स्टॉक फिर नीचे गया, कंसोलिडेट किया एक लेवल्स के बाद, और फिर जाके दोस्तों ब्रेकआउट दिया। लेकिन ज़रूर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, और क्लोजिंग वो हमको देखने को नहीं मिली है तो ज़रूर एक प्रॉब्लम बनती है। लेकिन याद रखिए जब भी शेयर 100 रुपये के ऊपर निकलेगा और क्लोजिंग देगा 100 रुपये के ऊपर, तो फिर दोस्तों स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर 120 रुपये तक के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो दोस्तों हमने बात करी आईआरएफसी के ऊपर। अब बात करते हैं आईआरईडीए के ऊपर। तो अभी तो फ्राइडे को इसमें लोअर सर्किट आपको लगता हुआ देखने को मिला है, लेकिन लगातार तेजी देखने को मिली जब से लिस्ट हुआ है। तब से दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स ही दे के गया ही है, वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। जरूर फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे एक लोअर सर्किट लगा, एक बहुत बढ़िया तेजी का स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमने देखी है, लेकिन 123 रुपये 20 पैसे का इसका 52 हफ्तों का ये फिर ऑल टाइम हाई हम कह सकते हैं। अब दोस्तों इसका काम भी ऑलमोस्ट सेम, ये भी फाइनेंसिंग करती है, लेकिन किस सेक्टर की कंपनीज को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनीज को, सोलर एनर्जी, मतलब जो भी रिन्यूएबल से रिलेटेड कंपनीज है उनको दोस्तों ये कंपनी फाइनेंसिंग करती है। देखिए दोनों सरकारी कंपनीज है, लेकिन दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अलग अलग सेक्टर के अंदर में है और एक रिन्यूएबल एनर्जी में है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज को फाइनेंसिंग करती है। अब रेवेन्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आईआरएफसी है। तो यहाँ पर 2368 करोड़, 2655 करोड़, 2860 करोड़, और मार्च 2023 में 3483 करोड़, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंसिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो डेफिनेटली सरकारी कंपनी है, लेकिन इनको देना पड़ता है, इनको मार्जिन बनाने पड़ते हैं। तो लेकिन मार्जिन अगर आप नोटिस करेंगे 11%, 22%, 29% एंड 33%, यानी कंपनी के जो मार्जिन है वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। मुनाफे के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी का मुनाफा 215 करोड़ का था, फिर 346 करोड़ का हुआ, देन 634 करोड़, और रिसेंट ईयर में 865 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा आपको देखने को मिला है। तो नंबर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी आपको स्ट्रांग देखने को मिल जाती है। अब सेक्टर के हम बात करते हैं फ्यूचर व्यू के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा एक COP28 नाम की समिट हुई थी, जिसके अंदर दोस्तों बात की गई थी कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को, जो कोल है, जो देखिए पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी थे, अब उनको किस तरीके से रिप्लेस करना है बाय रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाय सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स पे साइन किए गए, और यहाँ पे दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको होती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि दोस्तों लगातार आप मान के चल सकते हैं कि अब जो कंट्रीज़ है वो अपना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक्सपांशन करती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर राइजिंग की समस्या है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो चिंतित है, और लगातार अब आप मान के चल सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो और सरकार फोकस करने वाली है। COP28 का एग्रीमेंट अर्ज करता है वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी को कि वो कैपेसिटी बढ़ाए ऑलमोस्ट 3400 गीगावाट से 11,000 गीगावाट एंड बाय द एंड ऑफ द डिकेड, यानी 2030 तक। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो एक्सपांशन है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 3,400 गीगावाट से डायरेक्ट 11,000, ठीक है 11,000, इस तरीके की दोस्तों बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है इस पूरे सेक्टर का। एंड नो डाउट दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज बढ़ चढ़ के यहाँ पर आपको काम करती हुई नजर आएगी, और बिल्कुल मुझे लगता है कि सेक्टर टू वॉच आउट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है।
तो सेक्टर का आउटलुक भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों समझते हैं कि देखिए अगर इसके बात करते हैं हम टेक्निकली, तो देखिए टेक्निकली ज़्यादा हम इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन ज़रूर अब जो भी देखिए इसका प्रीवियस हाई था 123 का, उसके ऊपर स्टॉक पे आपको एक हर्डल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ज़रूर 100 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हैं। बाकी 95 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये होगा कि करना क्या चाहिए, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है। देखिए कंपनीज दोनों मुझे बहुत बड़ा लगती है। अगेन ये व्यू जो भी मैं दे रहा हूँ वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम कंपनी को प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल बेसिस, ठीक है। और जो भी टेक्निकल जो भी देखिए ओवरव्यू उसको लेकर। सो सिंपल बात है दोस्तों, IREDA और IRFC में अगर आपको एक चुनना हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है IREDA में। क्यों? बिकॉज देखिए IRFC में बेसिकली हम कह सकते हैं ज़्यादातर आपको जो काम है वो हमारे इंटरनली होता हुआ देखने को मिलेगा, और जो कंपनीज है वो ज़्यादा इंटरनली काम करेगी। लेकिन अगर आप IREDA के लिए एक अच्छी बेनिफिट वाली बात देखेंगे तो एक तो क्या है कि ये प्राइवेट कंपनीज़ को लोन देते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ का ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ इंडिया से प्रोजेक्ट उठाएंगे, ये हो सकता है कि बाहर वाली कंट्रीज़ के अंदर ही प्रोजेक्ट्स उठाए, हो सकता है कि उसकी फाइनेंसिंग IREDA भी कर ले। तो आई थिंक IREDA के पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। तो और अभी मुझे लगता है कि कंपनी उतनी बड़ी भी नहीं हुई है, आने वाले 5-6 साल काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। IRFC को लेकर मेरा मन में कोई डाउट नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। लेकिन हाँ, ज़रूर देखिए सरकारी कंपनीज़ है, दोनों बढ़िया कर रही है, अच्छी बात है। बट ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कोई इमॉर्टल नहीं है, कि सिर्फ कभी गिरेंगी नहीं। आपने देखा है गिरावट हुई है और गिरावट आगे भी होगी, बाजार जिस तरीके से उतार चढ़ाव करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्टर देखेंगे तो दोनों ग्रोथ सेक्टर है, दोनों के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले 5-10 सालों के अंदर, कम से कम हम मान के चल सकते हैं। तो इसलिए दोनों कंपनी अच्छी है। लेकिन हाँ, फर्स्ट पिक कौन सी है? IREDA, सेकंड है IRFC। दोनों कंपनीज बेहतर है, दोनों आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो मैं तो कहूँगा आप होल्ड करिए फॉर अ लॉन्गर टर्म, आने वाले 5-10 सालों के लिए। आई थिंक अच्छा खासा ये मल्टीपल आपको करके देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोगों का व्यू बताइए, आपको कौन सी अच्छी लगती है कंपनी, IREDA या फिर IRFC? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।